हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं रणबीर सिंह स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार रेम्बा क्लासेस में। तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं जीएस का प्रैक्टिस सेट चल रहा था तो उसको हम लोग कवर करेंगे। तो इसका ये नेक्स्ट हो जाएगा जो भी एग्ज़ाम आपके आगामी होने वाले हैं, है ना। दिल्ली पुलिस हो, जीडी हो, यूपीपी, यूपीएसआई, सबके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ये बहुत बच्चों वाला प्रश्न है, फटाफट आप लोग भी अटेंड करते रहना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पौधों में जाइलम की उपस्थिति से क्या होता है, मतलब इसका जो है काम क्या है? हाँ, अभी बढ़िया से तैयार होना जो है अभी बाकी है। दिल्ली पुलिस में ज़्यादा टाइम नहीं, लेकिन अभी आपको तो पौधों में जाइलम, दो चीज़ें होती हैं, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है ना। तो जाइलम क्या करता है? जल का परिवहन करता है, ठीक है। बच्चा आपको याद नहीं हो रहा है तो जाइलम से जल याद रखो, ठीक है, और फ्लोएम से फल याद रखो। है कि नहीं? तो ठीक, फ्लोएम जो होता है वो खनिज लवण और भोजन पहुंचाता है, ठीक है ना। तो उसका भोजन हम कह सकते हैं वही है, खनिज लवण इत्यादि पहुंचाता है। तो भोजन पहुंचाने का काम पौधों में कौन कर रहा होता है? फ्लोएम। जाइलम क्या कर रहा है? जल का परिवहन करता है, ठीक है ना। जैसे ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है हमारे बॉडी के अंदर या किसी एनिमल के बॉडी के अंदर? ऑक्सीजन का परिवहन कौन कर रहा होता है? कौन करता है? हम कहेंगे अगर मोटा मोटी आता है तो ब्लड, नहीं तो हम क्या कह लेते हैं? नहीं तो हम क्या कहते हैं? जो रक्त के अंदर पाया जाता है, जो क्या करता है? अब थोड़ा सा और मैं थोड़ा आसान करूंगा, जिसकी वजह से मतलब हम कह सकते हैं जिसको आयरन की आवश्यकता होती है, लोहे की, हीमोग्लोबिन, ठीक है ना, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है? ये रक्त के अंदर होता है और ये ऑक्सीजन का परिवहन कर रहा होता है, ठीक है ना। और ये आयरन की मदद से, मतलब आयरन से इसकी जो है बढ़िया से डेवलप होता है, बनता है बॉडी के अंदर, है ना। तो आयरन की कमी होती है तो मतलब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, ठीक है। फिलहाल खाद्य तो फ्लोएम करता है। एमिनो एसिड क्या है ये तो जानते हैं, ठीक है ना। उधर टूट जाएगा, कोई फायदा नहीं है। एमिनो एसिड क्या होता है? एमिनो अम्ल क्या होता है? एमिनो अम्ल प्रोटीन ही है ना। तो प्रोटीन को हम अंततः किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? एमिनो एसिड में, ठीक है ना। ऑक्सीजन का वहन कौन करता है? चर्चा हो गई, हीमोग्लोबिन, ठीक है ना। थोड़ा सा आप लोग इसको विजुअल देख लें, ये आपका प्यारा सा प्लांट है ना। तो जाइलम और फ्लोएम के बारे में हम देखेंगे इसमें। अब ये है प्लांट, ठीक है। अब देखो वाटर और मिनरल्स वगैरह यहाँ से इसके अंदर से लेके जाया जा रहा है। अब इस चीज को जरा ध्यान से देखिएगा। कुछ इस प्रकार की जालीनुमा संरचना होती है। हालांकि इसमें तो हम देखेंगे फ्लोएम इस तरीके से जाता है, मतलब खनिज लवण भोजन जाता है, और वाटर जो होता है पानी, इस चीज को समझने के लिए बड़ा आसान होता है। अगर आप प्लांट देखेंगे, केले का पौधा देख लीजिए, है ना, उसको काटिए, बीच में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, है ना। जालीनुमा होता है, जो आमतौर पे क्या करता है, उसका नाम ही होता है जाइलम, है ना। तो वो इसके अंदर से पानी को पहुंचाता है, और उसी के अंदर हम देखते हैं फ्लोएम भी होता है, ठीक है ना। तो जाइलम का ये है और फ्लोएम का ये है स्ट्रक्चर, जो इस तरीके से फ्लोएम जाता है और जाइलम, जिसकी वजह से अब इससे याद रखेंगे, जाइलम जल का परिवहन करेगा, फ्लोएम किसका? फल का करेगा, है ना, खनिज लवण भोजन, ठीक है। तो हाँ, कह रहा प्रसिद्ध कार्ले बौद्ध गुफाएं किस राज्य में हैं? वेरी गुड, महाराष्ट्र में कार्ले की गुफाएं हैं, ठीक है ना। और इसको हम तो थोड़ा सा संरचनात्मक रूप से देख लेंगे। तो ये है कुछ कार्ले की गुफाएं, देख लीजिए। कार्ले की गुफा आपको थोड़ा बड़ा सा है ये, हाँ, दूर से आप देखेंगे तो इस तरीके से आपको दिखेगा, ठीक है ना। ये रास्ते हैं, ये गुफा है इधर आसपास में इस हिस्से पे।
तो कार्ले की गुफाएं हैं। बाकी कई बार पूछ लेता है कि कामाख्या मंदिर कहाँ पर है, असम, ठीक है ना, बहुत बार प्रश्न बनता है। उड़ीसा में तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें से हम ब्लैक पैगोडा को भी देखते हैं, है ना। ब्लैक पैगोडा मतलब हाँ कोणार्क का सूर्य मंदिर, ठीक है ना। अजंता एलोरा की गुफाएं। बिहार में क्या है, नालंदा विश्वविद्यालय, है ना। अगर हम स्थापत्य की ही बात कर रहे हैं तो नालंदा विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना किसने कराया था, कुमारगुप्त ने। क्यों, कब, 415 ईस्वी में। और जलवायु किसने था, बख्तियार खिलजी ने, और वो कब, 1199 ईस्वी में, ठीक है। बख्तियार खिलजी जो सेनापति था किसका, ऐबक का, ठीक है ना। वास्तव में वो भी गुलाम किसका था, मोहम्मद गौरी का, ठीक है ना। चलिए वो हम लोग बाद में कभी चर्चा करेंगे, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद कह रहा है यदि किसी जनजाति को अनुसूचित, ये प्रश्न है पॉलिटी का, बहुत प्यारा सा प्रश्न है, मैं इससे आंसर चाहूंगा, सभी लोग इसको आंसर करेंगे। यदि किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची से निकालना हो, है ना, कोई ऐसी एसटी जो एसटी से हमें उसको बाहर निकालना है या अंदर उसको जो है एसटी में शेड्यूल करना है, तो वो ये शक्ति किसके पास है, हाँ भाई बताइए। और कोई अपनी राय देना चाहे, आप लोग भी अपना सोचते रहिए और अंत में आप बताएंगे कितना आपका सही हो रहा है, ठीक है ना। करेक्ट आंसर क्या होगा, संसद, पार्लियामेंट के पास ही ये अधिकार है, संसद के पास अधिकार है ना। ये है संसद आर्टिकल 79 और ये है राष्ट्रपति आर्टिकल 52, ठीक है। राष्ट्र की अनुसूचित जनजाति ये आयोग से में कोई मतलब नहीं है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर चले जाएंगे, हमें इस चीज को थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है ना। मंत्रिपरिषद, संघ का मंत्रिपरिषद किस आर्टिकल के तहत उसका गठन किया जाता है, आर्टिकल 74, है ना। अनुच्छेद 74 और 75 में मंत्रियों के अन्य उपबंध की चर्चा की जाती है। अनुच्छेद 78 क्या कहता है, अनुच्छेद 78 कहता है कि जो प्रधानमंत्री है वो राष्ट्रपति को क्या करेगा, सलाह देगा या अपनी मतलब उसको जवाबदेही तय करेगा, ये थोड़ा सा हाँ। तो इस तरीके से हम ध्यान रखेंगे कि जनजातियां, अच्छा किस अनुसूची में जनजातियों की बात होती है, किस अनुसूची में, जातियां और जनजातियों की चर्चा किस अनुसूची के अंतर्गत होता है, पांचवी, सिर्फ पांचवी ही, चौथी में एससी और एसटी का उल्लेख है और उसमें पांचवी में है एसटी एसटी का जो राज्य है उनका नाम बताया गया। फिर छठवीं क्या है है बोलने लग जाते हैं आप लोग हैं। पांचवी अनुसूची में क्या कहा गया है, एससी एसटी की को मतलब विशेष प्रावधान दिया गया, मतलब जनजातियों को विशेष प्रावधान दिया गया है। लेकिन छठवें में क्या कहा गया है, 4 स्पेशल राज्यों को जिसे हम AMTM कहते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, उनकी जनजातियों को विशेष प्रावधान दिया गया है, ठीक है ना। बाकी अनुसूचियों में क्या है, पूरी अनुसूचियां कवर करा चुके हैं, तो पूरी अनुसूची आपको ध्यान रहना चाहिए। कुछ भाग जो हमें ध्यान रहने चाहिए और उसके बाद कुछ अनुच्छेद है, और अनुसूचियां मात्र 12 हैं तो हमें पूरा 12 याद होना चाहिए। फिलहाल यहाँ पर उसकी चर्चा मैं नहीं करने वाला हूँ, आगे बढ़ते हैं। कह रहा संकल्प परियोजना किस प्रयोजन से आरंभ की गई थी, है ना। तो संकल्प परियोजना थोड़ा सा इसको आप लोग देखेंगे, वैसे ये 19 जनवरी 2018 को इसको शुरू किया गया था, मतलब 2018 में, और इसको आप लोग थोड़ा सा देख लेंगे क्योंकि कई जगह पे इन चीज़ों का जो है डाउट में मामला, ये 2023 तक चलेगा, ठीक है। तो बेरोजगारी समाप्त करने के लिए चलाया जा रहा है संकल्प परियोजना, ठीक है। यदि आप गूगल पे ढूंढेंगे तो कुछ जगह पे एड्स से संबंधित चीज़ें आ जाएंगी, लेकिन वास्तव में इसको हम देखेंगे बेरोजगारी समाप्त करने के लिए ये चलाया जा रहा है ना। ये इसका समय काल है, कई बार पूछ लेगा कितने समय तक के लिए, ठीक है। एक बार इसके बारे में आप लोग भी अपनी राय दीजिएगा, है ना। और
बाकी कई बार ये पूछता है जो HIV यानी एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को, ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। 31 मई क्या है ना, जिसकी वजह से बहुत तेजी से, चूंकि तंबाकू में क्या होता है, निकोटीन होता है ना, और 31 मई को हम क्या मनाते हैं? विश्व तंबाकू निषेध दिवस, है ना। चलिए, कहाँ गया भाई? हाँ, चलिए आगे। ज्वालामुखी पर्वतमाला सामान्यतः कहाँ पाई जाती है? तो इसको अगर थोड़ा सा मैं समझाया था जब हम वारेन हेस्टिंग को पढ़ रहे थे, तब मैं इसको बताया था, तो थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो आसानी से आंसर हो जाएगा। ज्वालामुखी पर्वतमाला सामान्यतः मतलब ज्वालामुखी से बनने वाली पर्वतमाला आमतौर पे कहाँ पाए जाते हैं, ये थोड़ा सा प्रश्न। अब देखिए, ये मोटा मोटी प्रश्न का जो विकल्प दिया है तो आसान हो जाता है। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका? प्रशांत महासागर, क्योंकि रिंग ऑफ फायर कहाँ पाया जाता है? प्रशांत महासागर में ही, ठीक है ना। मैंने कहा था रिंग ऑफ फायर आपको देखना है। अब जैसे थोड़ा सा ज्वालामुखी देख लीजिए, उसके बाद मैं महासागरों पे चर्चा करता हूँ। ये कुछ समंदर के अंदर कुछ इस तरीके से आप देखेंगे। अभी अभी प्रशांत महासागर में ही अभी अभी एक द्वीप है, द्वीप का नाम, अभी वहां पे भी ज्वालामुखी फटा था समंदर के अंदर। छोटा सा द्वीप है भाई, अभी चलिए उसकी चर्चा अभी मैं करता हूँ। ये कुछ इस तरीके से हम देखते हैं ज्वालामुखी के अंदर, समंदर के अंदर ज्वालामुखी फटते हैं, है ना, और इस तरीके से। अब इसको मैं दिखाता हूँ, फिर आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। देखो, हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा रिंग ऑफ फायर मुझे इसमें रखना चाहिए था। चलो, ये तो सामान्य मैप है, पॉलिटिकल है, ठीक है ना। ये वाला एरिया जो है, ये यहाँ से ये वाला एरिया पूरा ये रिंग ऑफ फायर के अंतर्गत आता है ना। चूंकि वारेन हेस्टिंग पढ़ रहे थे तो रिंग ऑफ फेंस की चर्चा हम लोग कर रहे थे उसके समय काल में, तो मैंने कहा था रिंग ऑफ फायर भी याद रखिए। तो इस क्षेत्रों में रिंग ऑफ फायर पड़ता है, मतलब ये पूरा प्रशांत महासागर यहाँ बनेगा, ठीक है ना। अब ये जो है यहाँ पर ज्वालामुखी फटा है, मतलब प्रशांत महासागर में ही, ठीक है, अभी कुछ समय हुआ, तो ये ध्यान रखेंगे प्रशांत महासागर। वैसे महासागरों से प्रश्न बनेगा तो महासागरों में सबसे बड़ा महासागर कौन सा हो जाएगा? प्रशांत महासागर। दूसरा सबसे बड़ा, कई बार प्रश्न पूछता है एस आकार कौन बनाता है, तो अटलांटिक महासागर ही एस आकार बनाता है। और एम आकार कौन बना रहा होता है? हिंद महासागर। हिंद महासागर एम आकार बनाता है, जो तीसरा सबसे बड़ा है। उसके बाद कौन सा हो जाएगा? अब देखिए, ये आर्कटिक महासागर है, ये छोटा होता है, और यहाँ पे दक्षिणी महासागर है। हाँ, इस तरीके से देखेंगे तो सबसे पहले प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर, यही महासागर है, ठीक है ना। ये ध्यान रखेंगे। ये बीच से ये कटा हुआ है, इसको जब फोल्ड करेंगे तो ये पूरा प्रशांत बन जाएगा। और प्रशांत में ही सबसे गहरी जो है, क्या कहते हैं, सबसे गहरी गर्त जो होती है, नाम क्या है? मेरियाना ट्रेंच, है ना, जो लगभग कितनी है, गहराई कितनी है? हाँ, 10,997 या 96 के आसपास, तो मतलब मोटा मोटी 11 किलोमीटर, है ना। तो इसी प्रशांत महासागर में ही है, ठीक है। हम लोग आ जाते हैं अपने प्रश्नों पर। कह रहा है दिष्ट धारा की आवृत्ति क्या होती है, बताइए, एकदम से बच्चों वाला प्रश्न। दिष्ट धारा, दिष्ट धारा को पहले अंग्रेजी में हम कहते हैं क्या, ये बता दीजिए। हाँ, डायरेक्ट करंट, मतलब डीसी, ठीक है ना, डायरेक्ट करंट। और ये दूसरा होता है जो उसे हम क्या कहते हैं, अल्टरनेटिव करंट, है ना। तो ये आमतौर पे इसमें आवृत्तियां कम या ज्यादा होती हैं। डीसी में तो आवृत्ति होती ही नहीं है ना, जो है सो है। कई बार कहता है जो ट्रांसफार्मर होता है वो क्या कर रहा होता है, तो एसी से एसी में ही कन्वर्ट करता है, लेकिन वो क्या कर रहा होता है, उसको कम या ज्यादा कर रहा होता है वोल्टेज को, ठीक है ना। मतलब अब इसमें क्या है, डीसी में कोई भी आवृत्ति नहीं होती है। तो कई बार पूछता है जो हटर्स है वो किसको मापता है, आवृत्ति को, है ना।
अच्छा, जो ध्वनि होती है, ध्वनि किस चीज़ में गमन करती है? ध्वनि को हम किस में मापते हैं आमतौर पे, है ना? उसमें जब आप पहले ज़माने में रेडियो होता था तो बताते थे ये 2 पॉइंट इतना फलाना ढिमका इतना हर्ट्ज मेगा हर्ट्ज ऐसे कहते थे, है ना? सुन रहे हैं AIR FM रेनबो वाला मामला। तो ये तो चलिए AC वाली बात हो गई। हर्ट्ज से अगर हम चर्चा करें तो ये बताइए, जो जितना आप सुन सकते हैं, श्रव्य तरंगे कितनी की आवृत्ति क्या होती है श्रव्य तरंगों की? कई बार यहाँ से प्रश्न बनता है, साउंड से प्रश्न बनता है। किससे कितना से कितना तक? देखिए, जो ध्वनि तरंगे होती हैं कितनी प्रकार की होती हैं? 3। कौन कौन सी? हाँ, सबसे पहले तो हम अपश्रव्य कहेंगे, ठीक है। उसके बाद श्रव्य तरंगे, उसके बाद पराश्रव्य तरंगे। तो अपश्रव्य तरंगे कहाँ तक, है ना? 20 हर्ट्ज तक, मतलब 0 से ही शुरू होगा, माइनस से तो नहीं जाएगा ना। तो 0 से 20 हर्ट्ज तक। उसके उपरांत 20 से 20,000, ठीक है ना? मतलब इसके बीच में के मतलब 1000 या 3 0 बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है। इतने हर्ट्ज तक हम श्रव्य तरंगे कहते हैं। इसी के अंतर्गत हमें ठीक ठाक पढ़ना है। उसके बाद पराश्रव्य तरंगे जो क्या होती हैं? 20,000 से प्लस आगे चलते चले जाइए, ठीक है ना? तो अपश्रव्य तरंगे आमतौर पे हम देखते हैं, अभी हाल फिलहाल में भूकंप आया था तो कहीं ना कहीं अपश्रव्य तरंगों के माध्यम से जो ऐसे जीव जंतु जानवर जो इनको सुन सकते हो, महसूस करते हो, वो जान जाते हैं, है ना? तो कौन कौन से ऐसे हैं? हाथी है, अन्य पालतू जानवर, कुत्ता है ना, कबूतर वगैरह, ये सब। तो अब हो गया श्रव्य तरंगे। तो श्रव्य तरंगे में सब श्रव्य तरंगों में 20 से शुरू होता है, ठीक है। लेकिन पूछता है कि अगर सोता हुआ व्यक्ति है तो कितना आप हर्ट्ज पर आवाज दें कि उसके पर्दे फट जाएंगे? हाँ, कोई व्यक्ति सोया हुआ है, हाँ, 90 हर्ट्ज पे कोई चिल्ला दिया तो उसके कान के पर्दे फट जाएंगे, ठीक है ना। बाकी सामान्य, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो मेरी फ्रीक्वेंसी लगभग क्योंकि थोड़ा समय लगता है, तेज ही बोलता हूँ, तो 50 के आसपास ही है ना। 20 से 30-35 तक तो कानाफूसी वाला ही मामला हो जाता है ना। 30 से 40 बहुत सामान्य सी बात। उसके बाद 70-70 तक बोलचाल की भाषा, मतलब तेज बोलना या उसमें शामिल होता है। 140-40 तक हम देखते हैं, कई बार पूछता है, जैसे रॉकेट है ना, बंदूक की गोली 140 तक, ये उनकी आवाज़ होती है। लेकिन हमें पता होता है, हम कॉन्शियस होते हैं कि अभी गोली चलने वाली है, तो पहले से ही एक्टिव रहते हैं। क्वेश्चन ये पूछता है कि वह कौन सा ऐसा जीव है जो पराश्रव्य तरंगे, हम इसे सुन ही नहीं सकते, उत्पन्न कर सकता है? चमगादड़, है ना। तो चमगादड़ जो है भेजता है ऑब्जेक्ट, अगर कोई है तो वापस लौट आएगी तरंगे, तो समझ जाएगा यहाँ कुछ ना कुछ है। देखेंगे आप, उड़ते उड़ते एकदम से आपके मुंह के पास से निकल जाएगा, तब तक उसे पता नहीं होता कि अच्छा जब तक टकरा के जाएगा तब तक आगे आ चुका होता है। कभी गांव में रहने वाले लोग जब देखेंगे पेड़ों के आसपास जो थोड़े बड़े वाले चमगादड़ होते हैं, उड़ते जा रहे हैं, वो अचानक से पेड़ के आसपास से ऐसे निकल जाएंगे, है ना। तब तक तरंगे जा रही, जब तक वापस उसके पास पहुंचेंगी, उसे पता चलेगा कि कोई वस्तु है सामने, तब तक वो आगे तक पहुंच चुका होता है, तो वो तुरंत यूटर्न लेता है है ना, रास्ता बदलता है, यूटर्न तो नहीं लेता है। तो मच्छर भी क्या करता है? हाँ, तरंगे उत्पन्न कर सकता है। बाकी सुनने वाले से भी प्रश्न बनता है। चलिए, उसमें ये तो चलो सामान्य है, इसमें कोई हमें चर्चा नहीं करनी थी। साउंड से चर्चा हो रही थी, तो मुझे बताइए, जो ध्वनि है वो सबसे तेज किस में गमन करता है? ठोस में, है ना। सामान्य वायु में उसकी चाल क्या होती है? 332 होती है, क्लियर है ना, कि सिर्फ 32 होती है? नहीं, होता तो सिर्फ 332 है। हाँ, लेकिन ये ठोस की है या ये वायु की है,
ठोस में स्टील में सबसे तेज गमन करती है। तो प्रश्न यहाँ से एक भी बन जाता है। दिवाली आ रहा, दिवाली है ना। हाँ, एक पहले सीको चर्चा में हुआ था मान लो सीको यानी पटाखे, या चलो बम फोड़ दिए, चंद्रमा पे बम फोड़ देंगे, है ना, तो हमारे यहाँ तक आवाज़ कितने समय में आ जाएगी? ये प्रश्न पहले भी मैं कर चुका हूँ। यहाँ पे विकल्प दूँ? देखो विकल्प है 8 मिनट में, ठीक है, 25.3 मिनट में, और 24 मिनट में, 5.23 मिनट में। चंद्रमा पर रॉकेट से कोई भी आप जो है कोई भी आप बम वगैरह ब्लास्ट कर देते हैं तो वो कितने समय में यहाँ तक आ जाएगा? ये विकल्प है, ठीक है। और पांचवा भी एक विकल्प दे दूँ, नन ऑफ दीज, ये भी एक है। कितने समय में? ये वाला, बाकी लोग नन ऑफ दीज। अच्छा है, बताइए, कुछ राय रखिए अपनी चलिए, काफी लोग सही हैं, नन ऑफ दीज, ठीक है। क्यों? क्योंकि ध्वनि के लिए हमें माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन चंद्रमा पे और पृथ्वी के बीच में आप देखेंगे कुछ समय के बाद हम देखेंगे वहाँ से क्या होता है, माध्यम खत्म, है ना। क्योंकि मान लीजिए यहाँ तक वायुमंडल वगैरह है, उसके बाद क्या है, जीरो, कुछ नहीं है, शून्य है, अंतरिक्ष में कुछ है ही नहीं। तो भाई यहाँ से अब चूक उसे क्या है, माध्यम चाहिए, मतलब उसे कुछ नहीं तो वायु चाहिए ही चाहिए, सबसे कम वायु में, फिर जल में, है ना, उसके उपरांत ठोस में ये गमन करता है। मतलब तेज अगर हम देखेंगे तो तेज देखेंगे तो सबसे तेज इसमें, उसके बाद इधर, इसके बाद इधर, तो 3 माध्यम चाहिए कम से कम, है ना। अब माध्यम का मतलब ये नहीं कि जो हम कहेंगे पदार्थ कितने हैं तो हम कहेंगे 5 प्रकार के, अभी तो कम से कम, तो 5 में चलेगा, क्या दिक्कत है, माध्यम तो चाहिए, है ना। प्लाज्मा हो, वो कंडेंसेट, आइंस्टाइन कंडेंसेट हो, जो 5वीं पदार्थ की अवस्था है, सब में। तो जब यहाँ कुछ है ही नहीं तो आप वहाँ सीको दगाओ या कुछ भी, यहाँ से ब्रह्मोस भेज दो, वहाँ जाके दगा दो परमाणु बम, क्या फर्क पड़ता है? तो नहीं आएगा, यानी कि आएगा ही नहीं, ठीक है ना, क्लियर। प्रकाश के निर्वात में प्रकाश की चाल ज्यादा होती है, लेकिन ध्वनि की चाल होती ही नहीं है निर्वात में, उसे माध्यम चाहिए। अच्छा, विद्युत वाली बात, तो देखिए विद्युत धारा, अगर एक चीज समझिएगा, ताप हो या विद्युत धारा, दोनों सेम सेम होते हैं। तो प्रश्न ये बन जाता है कि विद्युत धारा सर्वाधिक किसमें गमन करती है? तो चांदी में, Ag, चांदी में, ठीक है ना। बाकी सोने से प्रश्न बन जाता है, सोना भी विद्युत धारा को प्रवाहित करेगा, लेकिन सोना जो है सबसे ज्यादा तन्यता का गुण पाया जाता है सोने के अंदर, गोल्ड। हाँ, ये ध्यान रखा करो, चांदी में सबसे ज्यादा, और हाँ, एल्युमिनियम और तांबा, बच्चे खुश हो जाएंगे, अच्छा तांबा, कुछ लोग सोना लगा दिए, खुश हो गए। तो अब सोना मत लगाना, नहीं तो फिर समस्या होगी, फिर सोना खरीदने लायक नहीं बचोगे निर्वात में वो तो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, या 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, है ना। ये निर्वात में प्रकाश की चाल है, लेकिन ध्वनि की चाल निर्वात में होती ही नहीं है, क्लियर है ना। तो इस चीज को थोड़ा समझेंगे कभी, इसको जो है अभी तो ये तो बीच, अरे ये क्या चल रहा था यार, चलो। हाँ, ये दूसरा प्रश्न है ना, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? बताइए। सामवेद, और कोई? हाँ, गुड, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यजुर्वेद। यजुर्वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंधित है, ठीक है ना। धार्मिक अनुष्ठानों से, देखिए आपको लग रहा होगा कि अच्छा ऋग्वेद है भाई, तो ऋग्वेद में ठीक है, सारे मंत्र, उच्चार इत्यादि दिए गए हैं। हम देखते हैं ऋग्वेद से कई बार प्रश्न बनता है। तो इसमें सूक्तों की संख्या 1028, और मंडल कितने हैं?
हैं? यूपी से क्या पढ़ रहे हो? 18 मंडल है। तो ये ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद में मंत्र उच्चार इत्यादि दिए गए, लेकिन धार्मिक कर्मकांड आमतौर पे यजुर्वेद को कर्मकांड भी कहा जाता है, ठीक है ना। कर्मकांडों से संबंधित चीजें इसमें दी गई हैं। तो ऋग्वेद सब कुछ संस्कृत में है। हम जानते हैं कि ये जो सामवेद होता है वो क्या होता है? संगीत के लिए है। तो संगीत को जो इसको गाने वाला, जो इसको पढ़ने वाला होता है उसे हम उद्गाता कहते हैं। इसको पढ़ने वाले को हम क्या कहते हैं? होर्त या होता कहते हैं। कई जगह किताबों में यजुर्वेद के बारे में जो कर्मकांड है उसको पढ़ने वाले को या उसके विशेषज्ञ ब्राह्मण कहा जाता है। इस तरीके से प्रश्न बन जाता है, ठीक है ना। बाकी अथर्ववेद से कई बार प्रश्न बनता है, अच्छा इसका संकलन ऋषि अथर्वा ने किया था। वैसे इसके पूरे को हम कह देंगे तो वेद व्यास ने, वेदों की रचना किसने की? वेद व्यास ने, ठीक है ना, हम यही कहेंगे। तो अथर्ववेद से तो बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो अथर्ववेद से क्या बन जाएगा प्रश्न? अथर्ववेद, हाँ, उसमें कह देगा जो भी चिकित्सा प्रणाली है, जादू टोना, ये सभी चीजें, चिकित्सा पद्धति सब कुछ इसमें, कुछ सम्मोहक विधियां इत्यादि जो आजकल हम चलन में देखते हैं वो सब अथर्ववेद के अंतर्गत ही हम देखते हैं। एक चीज ये भी है, जैसे हाँ ये रचे गए थे, आमतौर पे लिखना रचना अंतर होता है, लेकिन ये भी कहा गया है कि ये हमें, कुछ लोग कहते हैं कि जो है गणेश जी ने कहा था, ये सब ठीक है, बहुत ज़्यादा किताबों में नहीं देखते हैं तो नहीं चर्चा उतना करेंगे। तो आमतौर पे हम रचना कहते हैं, है ना। लेकिन ये भी कहा गया कि जो वेद वेदांग इत्यादि हमें मिलते हैं वो उपहार स्वरूप मिले हुए हैं। तो वो छोड़िए, वो कई बार आस्था की चीज़ें हैं तो हम बहुत ज़्यादा उस पर नहीं ध्यान देंगे। अथर्ववेद से कई बार प्रश्न बनता है कि जो सत्यमेव जयते लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जो किससे संबंधित है? अथर्ववेद से, ठीक है। इस तरीके से प्रश्न बन जाता है। गायत्री मंत्र किस में है? रहेगा वेद में, लेकिन किस मंडल में है? तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, है ना। 9वें मंडल में किसकी चर्चा है? सोम की चर्चा करते हैं ना, तो ठीक है। बाकी ध्यान से देखेंगे, सबसे पहला, सबसे पुराना, सबसे व्यापक ऋग्वेद, उसके उपरांत कौन सा आ जाएगा? यजुर्वेद। क्यों? यजुर्वेद में बहुत सारी चीजें सीधा सीधा यहाँ पे लाई गई हैं। तो ये पद के रूप में होता है, ये गद्य के रूप में है, और ये संगीत से संबंधित है ना। नृत्य संगीत ये सभी चीजें सामवेद में है। फिर अथर्ववेद सबसे अंतिम वाला, ठीक है ना। इससे और भी हम बहुत सारी चीजें चर्चा कर सकते थे, लेकिन अभी थोड़ा सा चलते हैं। अरे मुझे लगता है इन एग्जामों के लिए जितना हम लोग चर्चा किए इतने से ही प्रश्न बन जाता है, तो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है इसमें। किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ थंडर, ये बहुत बार पूछा गया है। लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन किसे कहा गया है ना। तो ड्रैगन इसमें तो चीन और भी विकल्प में रहना चाहिए था, चीन, नाम ड्रैगन है ना। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? भूटान, सही बात है आपका। भूटान को क्या कहते हैं? लैंड ऑफ थंडर बोल्ट या लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन। थंडर बोल्ट भी आए तब भी हमारा आंसर भूटान ही रहेगा, है ना। तो इसकी राजधानी क्या है? थिम्पू, है ना। मुद्रा नुगल ट्रम हो जाएगा। ये सब ये बाकी हमारे पड़ोसी ही है, बर्मा, म्यांमार, ठीक है। नेपाल तो हम जानते ही हैं, बांग्लादेश, तो बांग्लादेश से हम सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करते हैं। कितना? बांग्लादेश से सबसे लंबी तटरेखा हम जोड़ते हैं, मतलब हमारा जो है बाउंड्री लाइन है, लेकिन कितना? सबसे अधिक? सबसे कम किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ, है ना। तो अफगानिस्तान के साथ सबसे कम 106, और इसका कहाँ गया? 4096, ठीक है ना। किलोमीटर में है, मीटर में मत बता देना ये, ठीक है। किलोमीटर में लिखा हूँ यार।
चलिए बाकी तो ठीक है, ये पड़ोसी तो इतना बहुत ज़्यादा डीप है नहीं, तो उसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है, कई बार इससे प्रश्न बन जाता है। वैसे ये भी बन जाता है, जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश को हम क्या कहते हैं? बांग्लादेश को नदियों का देश भी कहा जाता है, उपमा से अगर प्रश्न बन रहा है ना, जैसे उपमा से भी तो है। और नहरों का देश हम किसे कहते हैं? हमारा सबसे प्रिय पड़ोसी कौन? पाकिस्तान। उसे नहरों का देश कहा जाता है, और नदियों का देश बांग्लादेश को, ठीक है ना। भूटान एक ऐसा देश है, भूटान एक ऐसा देश है जो कार्बन नेगेटिव है, यानी कि जितना ज़्यादा वो कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन गैस ये सब प्रदूषण जितना ज़्यादा उत्सर्जित करता है, उससे अधिक ऑक्सीजन का प्रोड्यूस करता है। तो एकमात्र दुनिया का एकमात्र देश जो कार्बन नेगेटिव देश है। कौन? क्वेश्चन आ जाते हैं। संवाद कौमुदी किसकी रचना है? संवाद कौमुदी नामक अखबार की स्थापना किसने की थी? वेरी गुड, चलो सबका सही है, राजा राम मोहन राय। संवाद कौमुदी 1921, ठीक है। मिरातुल अखबार इन्हीं का है। अच्छा, जवाहरलाल नेहरू। थोड़ा अभी चलिए इसका चर्चा कर लेते हैं, फिर देखते हैं। संवाद कौमुदी 1921, उसके बाद अब मिरातुल अखबार देख लेते हैं 1922, इन्हीं की रचना है। मुझे लगा था मिरातुल, मिरात उल होता है, थोड़ा सा उर्दू टाइप का है। मिरात उल अखबार। अभी 149 वाला भी हम लोग देखते हैं। मिरातुल अखबार 1922। एक सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट इनका प्रश्न बनता है 1928 में क्या था? 1928 में ब्रह्म समाज की स्थापना सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्नों में से एक है, ठीक है। ब्रह्म समाज का जो है पूरा एक सीरीज चला, सिनेरियो चला, जिसमें हम रविन्द्रनाथ टैगोर, उनके पिताश्री, इन सबको भी हम देखते हैं। और तो राजा राम मोहन राय ने और क्या किया? इन्हें उपमा के रूप में हम क्या कहते हैं, मतलब उपमा देते हैं तो पुनर्जागरण के जनक कहते हैं, समाज सुधारक तो थे ही, है ना। और 1929 में इन्होंने ही सबसे पहले क्या कराया था? सती प्रथा का अंत करवाया था, ये थे। और दूसरा इनका जो उस समय का जो वायसराय था 1929, हाँ वायसराय था, अभी कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ठीक है ना। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विधवा पुनर्विवाह, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे।